आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत सामाजिक कार्यकर्ता गुलशन तिवारी जी अयोध्या से आए हुए हैं। आज हमारे सवाल बहुत सारे सवाल होंगे और गुलशन जी आपके जवाब होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुलशन जी। धन्यवाद जी सबसे पहला सवाल है गुलशन जी, जो रोहित वेमुला एक्ट है क्या है ये? अभी तो एक्ट बना नहीं। कर्नाटक सरकार जो कांग्रेस सरकार है उसके कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दिया है, इसके ड्राफ्ट का अप्रूवल दिया है। SC/ST का वो मानते हैं कि जो हायर एजुकेशंस में प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या सरकारी हो वहाँ पर भेदभाव होता है और ये एकदम UGC की ही तर्ज पर है। हाँ। और इसमें ये भी चर्चा चल रही है कि OBC या माइनॉरिटी को कैसे शामिल किया जाए। तो ये सारी टीम एक तरफ आरक्षित बनाम अनारक्षित, भारत दो टुकड़े में बढ़ चुका है। इसमें सामान्य वर्ग को कैसे बताया जाए कि स्थायी तौर पर हमारा शोषक है और हम सब शोषित हैं। जो अब इनसे मेरा प्रश्न है, यही UGC पर भी हम लोगों ने कहा था कि UGC रेगुलेशन 2012 का जो रेगुलेशन है जो भेदभाव को रोकने के लिए बना है, क्या वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है? शायद जातीय दृष्टिकोण नहीं मिल रहा है ना काम करने के लिए। जब तक जातीय दृष्टिकोण नहीं मिलेगा तब तक चुनाव में उसका फायदा नहीं मिलेगा। और चुनाव तो यहाँ जातीय समीकरण पर लड़े जाएंगे, वास्तविक मुद्दों पर थोड़ी लड़े जाएंगे। इसलिए नेताओं की हरामखोरी है जो समाज को विभाजित करने का कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से UGC रेगुलेशन 2026 की फोटो कॉपी है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और कांग्रेस का तो हमेशा से चरित्र रहा है फूट डालो राज करो। इन्होंने ही इमरजेंसी लगा करके संविधान के साथ जो छेड़छाड़ की है, हमें धर्मनिरपेक्ष बनाया है। कभी अवसर मिला तो इनको माकूल जवाब दिया जाएगा, अच्छी मरम्मत की जाएगी, अच्छी मरम्मत की जाएगी। गुलशन जी, सवाल ये भी उठता है कि जो रोहित वेमुला था वो क्या वास्तव में SC/ST था या OBC? देखिए, आप पिता के तरफ से देखेंगे तो वो OBC ही था। हाँ। गलत उस बेनिफिट के लिए उसने जो है अपने SC सर्टिफिकेट अपना बना करके वो ये सब चीजें कर रहा था। इसी जांच में ये सब स्पष्ट हो चुका है। हम SC/ST OBC में नहीं जाएंगे, ना हम SC/ST OBC वर्ग के खिलाफ हैं। हम इस बात के खिलाफ हैं कि आप कब तक इनको वर्गीकृत किए रहेंगे, इस वर्ग के बाहर भी आएंगे कि नहीं आएंगे। आपके पास कुछ आंकड़ा आया कि नहीं आया? आप 70 साल तक लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाते रहे, कितनों को आप अगड़ा बना पाए? ये प्रश्न तो उठेगा ना। क्या ऐसा है क्या आपकी दृष्टि से कि किसी एक वर्ग को जबरदस्ती पीड़ित बनाया जा रहा है और एक वर्ग को जबरदस्ती अपराधी बनाया जा रहा है? एक ही वर्ग ही है भैया। एक ही वर्ग है, सामान्य वर्ग, जिसको हर तरह से आप देखिए, जब सामाजिक सुरक्षा के लिए वो योजनाएं आएंगी तो उसमें आप कहाँ हैं? UGC रेगुलेशन पर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया हो, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पर आप जाइए तो SC/ST OBC कंप्लेंट बॉक्स बने हैं। वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ये स्थिति है इनकी। क्यों, क्या चाहते हैं आप? हम लोग देश छोड़ के भाग जाएं? हमारा नेतृत्व और हमारा योगदान आप देख लीजिए, फिर अपने आप को तौल लीजिए। अगर हमें नेतृत्व विहीन किया गया तो ये देश नहीं रहेगा। कितने गुटों में बटेगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। गुलशन जी, ये जो सामाजिक एकजुटता है, सरकारें तो देती है बहुत सारा नारा, लेकिन ये कैसे होगा? देखिए, जैसे हमको धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया है, बता दिया गया कि सर्वधर्म समभाव, उसी तरह जाति निरपेक्ष नीतियाँ क्यों नहीं होती हैं? अक्सर सवाल उठते हैं, तमाम बुद्धिजीवी लोग इसकी बात करते हैं। अगर एक जो RP एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, वो ये बताता है कि आप किसी भी तरह के प्रलोभन के तहत आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये सारी रेगुलेशंस है। तो एक चीज अमेंडमेंट करके उसमें और जोड़ा जाना चाहिए कि जातीय आधार पर आप ना जातीय समीकरण के आधार पर ना चुनाव लड़ेंगे ना वोट मांगेंगे। ये चीजें तय हो जाए। बहुत सारे कानून हैं, उनका सख्ती से पालन नहीं होता। चुनाव आयोग खुद जो है भीष्म पितामह की तरह देखता रहता है। बहुत सारी विसंगतियां होती हैं। तो इसके सुधार के लिए केवल कानून बनाने से काम नहीं बनेगा। जो मौजूदा कानून है उसका सख्ती से पालन करना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो फिर डर किस बात की? डर इस बात का है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री और कई बार का मुख्यमंत्री रहा हो वो स्वयं को पिछड़ा बताता हो। अभी हाल ही में उनका एक बयान आया है जो ये कह रहे हैं कि देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान ईसाई समुदाय का है। अब इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, किसने कहा ये? प्रधानमंत्री का बयान है ये।
आपने ईसाई समुदाय को क्रांतिकारी बता करके एक मनगढ़ंत इतिहास रचने का प्रयास किया है और हमारे तमाम स्वदेशी क्रांतिकारियों को आपने नकार दिया। उनके सारे त्याग तप बलिदान को आपने झूठा साबित कर दिया। जो अंग्रेज कौन थे? सनातनी थे, ये सब ईसाई थे। बिल्कुल। और इनके साथ जो मिशनरी आए थे वो चर्च स्थापित की। अभी जो गौतम खट्टर की गिरफ्तारी हुई है जाबियर, सेंट जाबियर पर टिप्पणी को लेकर के, क्या गलत बोला है? भाई आप जो काम कर रहे थे, आपने यहाँ छल बल दंभ प्रलोभन हर तरह से आपने धर्मांतरण का काम किया। क्या नॉर्थ ईस्ट में धर्मांतरण का कार्यक्रम नहीं चल रहा है? जगह जगह पर हालेलुया का कार्यक्रम चल रहा है। इनकी नाक के नीचे आप धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई कानून नहीं ला पा रहे हैं सख्ती से, अपनी संस्कृति सभ्यता को बचा नहीं पा रहे हैं और तुष्टीकरण कर रहे हैं उन लोगों का जो इस देश की संस्कृति सभ्यता से कोई सरोकारे नहीं है। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने हमको बचाया है, कल को कह देंगे मुगलों का भी आजादी में बहुत बड़ा योगदान था। ये पूरी तरीके से दिवालिया हो चुके हैं मानसिक रूप से। क्या बयान दे रहे हैं, किस आधार पर? इन आरएसएस और बीजेपी का हमें लगता है अपना इतिहास, अपने खुद के इतिहासकार वो तैयार कर रहे हैं, अपने हिसाब से उसको गढ़ने का काम कर रहे हैं। जी गुलशन जी, जो रिजर्वेशन है जी, रिजर्वेशन जब सबको दिया जा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? आप शुरुआती दौर में रिजर्वेशन एक अस्थायी व्यवस्था थी। देश आज़ाद हुआ तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन SC ST के लिए जो दिया गया वो था रिप्रेजेंटेशन उनका भी हो जाए। लेकिन वहीं पर डॉक्टर अंबेडकर ने ये भी कहा था कि अगर इसे अनंत काल तक यानी अनलिमिटेड टाइम तक बढ़ाएंगे तो ये उनको अपाहिज बनाएगा। तो ये जो है रिजर्वेशन का मिसयूज किया जा रहा है, राजनीतिक हथियार बन चुका है। रिजर्वेशन कोई नीति थोड़ी है। आज आप देखिए रिजर्वेशन की बार बार बढ़ोतरी हुई है। OBC रिजर्वेशन कई राज्यों में, जो इंदिरा शाह केस रहा 1992 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैपिंग तय कर दी है कि 50% से ज़्यादा आप आरक्षण का उल्लंघन, मतलब यही कैपिंग है, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं, इससे लिमिट नहीं क्रॉस कर सकते। कई राज्यों में 80%, 70%, 100% तक। एक तो कि किसी विभाग की भर्ती थी मध्य प्रदेश में, कृषि विभाग की, वहाँ पर 100% तक आपने आरक्षण कर दिया। कैसे कर रहे हैं? कोई आंकड़े हैं आपके पास? जब मंडल कमीशन भी आया तो उसको 1931 के जनगणना के आधार पर आपने डाटा तैयार किया, उसको लागू कर दिया। तमाम जातियों को आपने श्रेणीबद्ध करके पहले तो उनको पिछड़ा घोषित किया और उस पिछड़ेपन के आधार पर आपने देश के सामान्य वर्ग को दोषी ठहराते हुए उसको स्थायी रूप से शोषक सिद्ध कर दिया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। पहली बार जब अंग्रेजों ने जाति पूछना शुरू किया तो 1871 का समय था और आखिरी बार जो उन्होंने जनगणना बनाई थी 1931 की, उसके बाद कोई जनगणना उनके स्तर से नहीं हुई थी। इन आंकड़ों को अब 1990 में आप मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करते हैं, 1931 का डाटा उठाते हैं, तो ये जो लगभग 60 साल का गैप रहा है, क्या इस 60 सालों में किसी का सामाजिक और जो है राजनीतिक या आर्थिक कोई विकास नहीं हुआ? आपने गलत डाटा प्रस्तुत किया और आज इसकी बिना समीक्षा किए, बिना आंकड़े प्रस्तुत किए, तमाम निरहु गुरहु जो हैं 10वीं 9वीं फेल, वो भी हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं किसी वर्ग विशेष के मसीहा बन करके, और उनका सशक्तिकरण करने के बजाय ये तुष्टीकरण कर रहे हैं। और यही तुष्टीकरण जनता को समझना होगा कि केवल आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है जी। ये आपको समर्थ बनाना नहीं है। रेबड़ी कल्चर जो चल रहा है, मुफ्तखोरी, ये नेता जो रेबड़ी कल्चर चला रहे हैं, बिहार का चुनाव आपने देखा, चुनाव के दौरान पार्टियां घोषणा कर देती है कि महिलाओं के खाते में 10-10 हजार जाएंगे, हम इतनी बिजली मुफ्त देंगे। ये सब क्या है? रेबड़ी कल्चर ही तो है। किसान को आप सम्मान निधि देते हैं, सम्मान निधि नहीं है, वो अपमान निधि है। हम जो फसल पैदा करते हैं उसकी कीमत निर्धारण का अधिकार हमको नहीं है। क्या इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है? 3 कृषि बिल जो ये लेकर के आए थे, कानून बना दिया था इन्होंने और कह रहे थे किसानों के हित में होगा। जब किसानों के हित में था वो, तो बिल वापस क्यों ले लिए? प्रश्न उठता है। ये मौसम वैज्ञानिक है, समय परिस्थितियों के हिसाब से जब इनको लगता है जो चीज हमारी सत्ता के लिए अच्छी है वो अच्छी है, जो चीज हमारी सत्ता के लिए गलत है वो गलत है, बाकी सही और गलत का और फर्क इनको नहीं दिखता है। यही चल रहा है समाज में। ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट ये है जो आप चर्चा कर रहे हैं। हमारे यहाँ जब लोग दूसरे धर्मों में शादी कर रहे हैं जी, इंटरकास्ट मैरिज तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन इंटर रिलीजियन मैरिज जो हो रहा है, जैसे कई हिंदू लड़कियां लव जिहाद का शिकार होकर के मुस्लिम समाज में जा रही हैं, तो इसका जब विरोध होता है
तो आपके पास कोई ऐसा कानून ही नहीं है। आप चूंकि ये है कि आप बालिग हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के फैसले ले सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो आपने माता पिता का 18 साल तक उपयोग किया और फिर आपको कोई लड़का पसंद आ गया, आप उड़नछू हो जाइए। वो बेवकूफ़ हैं जो आपको इतने समय तक पाले पोसे, क्योंकि देश का संविधान आपको ये सब अधिकार देता है। जैसे वो माला पहनाने वाली, वो शादी कर ली, हाँ, मोनालिसा का मोनालिसा। अधिकार आपको पता है, कर्तव्य कौन बताएगा। और जब विरोध होता है तो सरकार ने बना रखा है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। अरे भैया, जब तुम्हारा कानून ही इन जिहादियों को, आतंकियों को संरक्षण दे रहा है तो क्या तुम अपनी बहन बेटियों को बचा पाओगे, अपनी सनातन संस्कृति का संरक्षण कर पाओगे? ये सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। है दम, खोखले हैं, बिल्कुल खोखले हैं। इसीलिए आप देख लीजिए, हम मरती हुई सभ्यता हैं। क्रिश्चियनिटी का तुष्टीकरण है, इस्लाम का तुष्टीकरण है, लेकिन आप हाशिए पर हैं। जी, जो ये रिजर्वेशन है SC ST को, क्या इसका पूरा लाभ मिल रहा है? देखिए, रिजर्वेशन का लाभ किसी को नहीं मिल रहा है, केवल नेताओं को मिल रहा है। केवल नेताओं को लाभ मिल रहा है इसका। अगर मिल रहा होता तो रोहिणी कमीशन का गठन हुआ था 2017 में। रोहिणी जी जो थी दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज रही हैं, जस्टिस रही हैं, उनके नेतृत्व में एक कमीशन का गठन हुआ और उन्होंने पाया कि OBC रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है लगभग 27%, उसका लाभ गिनी चुनी 2-4 जातियां ही उठा रही हैं। और जिन तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि OBC में आप देख लीजिए लगभग 2600 जातियां, 2600 जातियां ठीक ठाक जातियां, उसमें 4 जातियां अगर लाभ उठा रही हैं तो आप सोचिए कितना बड़ा अन्याय हो रहा है जी। और इस आरक्षण की व्यवस्था का हम लोग खंडन करते हैं। इसके विकल्प के तौर पे कहते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी सब इस देश के वासी हैं, सब हमारे भाई बहन हैं। उनको मुख्य धारा से, अगर वो शोषित वंचित पीड़ित है तो मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार उनको संसाधन मुहैया करा सकती है, आर्थिक सहयोग कर सकती है। लेकिन अगर योग्यता के मापदंड को कम किया जाएगा, मेरिट से समझौता किया जाएगा तो सिस्टम खराब हो जाएगा जी। आप कोई बच्चा मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है और किसी भी वर्ग का है, तो आप उसको अच्छी पुस्तकें, अच्छी कोचिंग, अच्छी पढ़ाई उसको मुहैया कराइए। ये अच्छा है कि आप कहिए कि ठीक है भैया, तुम शोषित हो, अब की तो हर कितनों कम नंबर हैं, हम तुम्हें डॉक्टर बना दिए, तो इलाज उससे कौन कराएगा? आरक्षण की व्यवस्था यही है। आपने गुणवत्ता का मापदंड ही घटा दिया है। जब मापदंड घट जाएगा तो -40% वाला डॉक्टर, क्या ये जो आरक्षण के समर्थक हैं, ये आरक्षण से बने डॉक्टरों से अपना इलाज कराएंगे? ये तो नेता हैं, भाग जाएंगे विदेश इलाज कराने, और यहाँ पेट में दर्द होगा तो किडनी निकाल लेगा जो आरक्षण से बना डॉक्टर है। ये स्थिति होगी। इसलिए हम लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। और अगर जो लोग आरक्षण के समर्थक हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं, भैया खूब ले आरक्षण, आरक्षण के तहत लाभ लीजिए, आरक्षण वाले डॉक्टरों से आप इलाज कराइए, आरक्षण वाले शिक्षकों से आप पढ़िए लिखिए, उनसे उनके अंतर्गत आप शिक्षा अर्जित करिए। हमको कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं आप जी। तो आप लोग ये बताइए कि जय परशुराम, जय परशुराम, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, लेकिन कोई न तो साधु संत, न कोई नेता ब्राह्मणों का आज तक ये बोल रहा है कि बेटे नशा मत करो, जिस नाम के लिए अब ब्राह्मण शिक्षा के लिए जाने जाते थे। बहुत बड़ी बात आपने आज कही। जो है कोई इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के हम स्वयं को जन्म से श्रेष्ठ मान लेते हैं। सबसे बड़ी गलती ये है। जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से सब शूद्र होते हैं, पतित होते हैं, अपने कर्म से हम लोग महान बनते हैं, जन्म से कोई महान नहीं होता। राम जी को भी बहुत कुछ करना पड़ा था, तब वो श्री राम कहलाए थे। कृष्ण जी को भी संघर्ष करना पड़ा था, तब वो भगवान कहलाए थे। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हम जन्म से अगर स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, तो ये आपका सौभाग्य है। लेकिन उसके हिसाब से आपके कर्म भी हो तब अच्छा माना जाएगा कि ऊंचे कुल में जन्मिया, जो करनी ऊंच न होए, असुमिरन कर सुला भरा साधु निंदा तो। तो कहना यही है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने के साथ साथ आपके कर्म भी उस तरह से होने चाहिए।
अब आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं तो आप सात्विक हो, आचार व्यवहार संस्कार आपका अच्छा हो। ब्राह्मणों का सम्मान समाज में क्यों रहा है, आज क्यों नहीं है? पहले इसलिए रहा है कि ही इज द मोरल गार्जियन ऑफ सोसाइटी। वो समाज का नैतिक मार्गदर्शक है, वो लोगों को बताता है क्या सही है क्या गलत है, वो समाज की मर्यादा तय करता है, तमाम वर्जनाओं के माध्यम से समाज को विकसित करने का काम करता है। वो टीचर है, फिलासफर है, दार्शनिक है, शिक्षक है, चिकित्सक है। ब्राह्मण भारत की आत्मा है, हिंदू समाज का गुरु है, इसलिए वो सम्मानित है। लेकिन आज अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, मांस मदिरा का पान कर रहा है और खराब व्यभिचार कर रहा है, गलत आचरण कर रहा है, तो इससे उसको पतित माना जाएगा। ब्रह्म कुल में जन्म लेकर भी कोई शूद्र हो सकता है और शूद्र कुल में जन्म लेकर भी अच्छे आचरण करके कोई ब्रह्म ऋषि बन सकता है। ये हमारे यहाँ की परंपरा रही जी। बहुत सुंदर। हमारे दर्शकों को जी मैं चाहता हूँ अपनी ये तीखी वाणी से जी, और जो लोग नशे में लिप्त हैं उनको थोड़ा समझाइए। समझाना यही है भैया, हाँ। अगर आप नशा कर रहे हैं हाँ। तो पहले तो आप पूरी तरीके से पतित हो चुके हैं। प्रयास कीजिए कि नशा छूट जाए, इसके लिए आपको विल पावर लगेगी, इच्छा शक्ति लगेगी, प्रेरक वातावरण भी आपको तैयार करना होगा। जरूरी है ये जो नशे की लत लगी है वो समाज और परिवेश ऐसा रहा हो कि जिन परिस्थितियों में आपने, जब हमारे यहाँ डाकू रत्नाकर वो वाल्मीकि हो सकते हैं और तमाम ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि जहाँ व्यक्ति ने डकैत अंगुलीमाल था वो बाद में साधु हो गया, ऋषि हो गया। तो अपना जीवन परिवर्तित करने का आपको सदैव अवसर होता है, उस ओर ध्यान दीजिए। और काल में बड़ी शक्ति होती है, कोयले को भी हीरे में तब्दील कर सकती है। अगर आप नहीं बदल सकते इंसान होकर के तो फिर कोई और उम्मीद नहीं की जा सकती, कोई और उम्मीद नहीं की जा सकती है। अगला सवाल, अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाएं क्या है गुलशन जी? अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाएं हमें रटने की आवश्यकता नहीं है कि लाइन टू लाइन हम आपको सुनावें जी, लेकिन कुछ बिंदु उसमें हैं जो आपत्तिजनक हैं, जिस पर मैं अपनी आपत्ति दर्ज करता हूँ जी। अंबेडकर जी ने ये कहा कि हिंदू समाज में भेदभाव है, ये मानवतावादी धर्म नहीं है, इसमें छुआछूत है। इससे आहत होकर के मैं बौद्ध धर्म को अपना रहा हूँ और आज से मैं हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, अवतार में विश्वास नहीं करूंगा। तब अंबेडकर जी आज होते तो मैं उनसे पूछता कि जैठ और बौद्ध धर्म बनाए हो, लगभग 12 बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं जिसमें 7 कंट्रीज ऐसी हैं जहां बुद्ध का व्यापक, मतलब ये मान लीजिए बहुसंख्यक है वहाँ पे। ये कंबोडिया है आपका और वियतनाम है, इधर चाइना आप ले लीजिए, और ये कौन है, भूटान है। एक कौन है बड़ा नौजवान लोग बहुत जाया करते हैं मौज मस्ती के लिए, कौन सा है? अरे थाईलैंड। जब इतना ये लोग रोटी बेटी की मर्यादा को भी नहीं मानते हैं। मैं इनसे कहता हूँ, ये कहते हैं जाति नहीं होनी चाहिए। एक बहुत अच्छे करड़ी सेना के कोई बड़े नेता थे, मैं उनको सुन रहा था, बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही कि जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। सीधी सी बात उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही थी कि जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, जो अपने बाप का नहीं हिंदुस्तान का नहीं। जहाँ रोटी बेटी की मर्यादा नहीं होगी, कहीं भी कुछ भी नहीं खा सकते हो, किसी के साथ भी बैठकर नहीं खा सकते हो। तो हमारे पुरखों ने जो मर्यादाएं तय की थी, और कहीं भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकते हो। आप कहीं शादी करते हैं तो गुण कर्म स्वभाव देखते हैं, परिवार की पृष्ठभूमि देखते हैं, बल्कि 7 पीढ़ी तक का सजरा देखा जाता है, ननियाउर रजियाउर तक देखा जाता है। वो बात अलग है, आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर का दौर है और लोग इन वर्जनाओं को तोड़ करके बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उसका परिणाम ये है कि समाज में वर्ण संकरता हावी है। आप अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं, अपने मूल से कटते जा रहे हैं। तो जो लोग रोटी बेटी की मर्यादा को नहीं मानते, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जब समाज का विस्तार हुआ, मान लीजिए हम लोग गोरखपुर की हम लोग की उत्पत्ति है और गोरखपुर से परिवार बढ़ते बढ़ते पूरे भारतवर्ष में फैल गया। आपके यहाँ किसी ब्राह्मण परिवार का रिश्ता आया और वो आप ही की परिवार की शाखा का एक विस्तार निकला, तो अपने घर में ब्याह कर लेंगे क्या आप? इसीलिए गोत्र बना, कुल बना, तमाम उसमें चीजें थी जिससे पता चल जाता था ये दूसरा परिवार है जी। अब जिनको अपने घर में सब कुछ कर लेना है उनको हम कुछ कह नहीं सकते, वो महान लोग जी, उनके बारे में कुछ कहना बेकार। ये रोहिणी कमीशन क्या है? रोहिणी कमीशन 2017 में बना था, जिसने पाया कि ओबीसी जातियों में कुछ जातियां सबका आरक्षण खा रही हैं।
और इसलिए और सरकार को लगा ये तो भाई गड़बड़ हो गया, अब तो यादव फंस जाएगा, अब तो मौर्य वर्मा फंस जाएगा, कुशवाहा फंस जाएगा। तो उन्होंने कहा इसको ठंडे बस्ते में डाल दो। 2017 में गठित रोहिणी कमीशन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसने रिपोर्ट सबमिट की, क्या हो रहा है आप पत्रकार हैं, स्वयं जानकारी कर सकते हैं। ये जो प्रयागराज, ऐतिहासिक भूमि प्रयागराज, यहाँ से कई ऐसे महान व्यक्तित्व थे जो कि संविधान निर्माण में जिन्होंने कार्य किया, उनको लोग नहीं जानते। आज हम जानना चाहते हैं आपसे कि वो लोग कौन थे। असल में उंगली वाले बाबा बगल फोटो खिंचा लिए और संविधान निर्माता के तौर पर खूब प्रचारित हुए। वो हैं भी संविधान निर्माता, हम उनको मानते हैं, लेकिन और लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे? डांडिया खेलने गए थे। अगर वही संविधान निर्माता हैं तो वो अकेले बैठ के बना लिए होते, फिर पूरी संविधान सभा का गठन करने की क्या जरूरत थी? उसमें इनके बाद 298 लोग और थे, वो क्या कर रहे थे वहाँ पे? क्या गए, क्या ब्रह्म भोज खाने थे? कहाँ क्यों बैठे थे वहाँ पे विधानसभा में? यहाँ हमको कोर्ट रूम में जाना है तो पास बनता है, अब विधानसभा में उनकी एंट्री काहे हो गई थी उन लोगों की, जब उनका कोई काम ही नहीं था? तो मैं ये सरकार से हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से अर्जी लगाई है, कहा है कि जितने भी हमारे संविधान निर्माता हैं, कोई एक नहीं है, संविधान किसी की व्यक्तिगत रचना नहीं है, ये सबके विचारों का, सबके मंथन का, सबके प्रस्तावों का समावेशित स्वरूप है, और इसलिए सबको संविधान निर्माता घोषित किया जाए और मुख्य संविधान निर्माता के तौर पर BN राव जी को घोषित किया जाए। आपके प्रयागराज में गोविंद बल्लभ पंत, विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू और टंडन साहब, क्या नाम था उनका टंडन साहब का? महर्षि टंडन, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, PD टंडन साहब। तो उनके क्या वो संविधान निर्माता के तौर पर इसी जनपद से बिलोंग करते थे? यहीं उनका काफी समय बीता। क्या उनको उनके नाम की सड़कें हैं, लेकिन बतौर संविधान निर्माता इन लोगों को कोई नहीं जानता है, वो गुमनाम है। कौन है इस गुमनामी का जिम्मेदार? किसने ऐसे तुष्टीकरण की राजनीति चलाई कि ये सारे नायक गुमनाम हो गए? सत्ता की सह पर कुछ ऐसा काम हुआ, नायक हुए गुमनाम, गद्दारों का सम्मान हुआ। इस बात को हम लोग कहना चाहेंगे, नायक हुए गुमनाम, गद्दारों का सम्मान हुआ। जी। ये जो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट, ये 1871, ये क्या है? जब देखिए, इसको जराइम पेशा अधिनियम के तौर पर भी जानते हैं जी। कुछ जातियां जो अंग्रेजों के लिए बड़ी चुनौती थी, उनको लगता था कि ये हमारे लिए विद्रोह कर सकती हैं, बगावत कर सकती हैं, तो अंग्रेजों ने उनके ऊपर तमाम बंदिशें लगा दी, उनको इसमें सूचीबद्ध कर दिया, और इसके तहत वो कहीं आ जा नहीं सकते थे। उनको निकटतम थाने में अपना पूरा रिपोर्ट देना पड़ता था, उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर होती थी। तो ये उनको जन्म से ही शत्रु जाति मान लिया था। आज आपकी आज़ाद भारत में कोई जन्म से भी अपराधी माना जा रहा है तो सामान्य वर्ग है। पंडितवा, ठकुरवा, यही लोग सबका शोषण किए हैं, ये जबकि इन्होंने से पूरे समाज को शिक्षित करने का काम किया है, विदेशी आक्रांताओं से लड़ करके समाज को सुरक्षित करने का काम किया। आज आप जब कहते हैं जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अरे जब अनुकूल परिस्थितियां हुई तब तुम बच्चे पैदा करने के बारे में सोच पाए ना। जब जंग का माहौल था, 12 बरस तक कुत्ता जीवे, 16 बरस तक जिए सियार, और 20 बरस तक क्षत्रिय जीवन बाकी जीने का अधिकार, ये सब चीजें कहाँ से आई? एक ऐसा क्षेत्र है भारत का जहाँ से अक्सर विदेशी आक्रांता आते रहे। 500 सालों तक ठाकुरों ने, क्षत्रियों ने, राजपूतों ने विदेशी आक्रांताओं को इस देश में घुसने नहीं दिया, और आज हम उनको संख्या बल का खेल दिखाएं। लोकतंत्र की स्थापना के लिए उन्होंने अपने रजवाड़े दे दिए, आज हम उनको अपमानित करें आरक्षण से, SC/ST एक्ट से? क्या ये प्रश्न नहीं उठता है? हमने जिस जमीन को तैयार किया, जिस पेड़ को सींचा, आज उस पेड़ का फल तो तुम खाना चाहते हो, लेकिन कहाँ थे जब इस पौध को रोपित किया जा रहा था, जब इस पौध को बड़ा करने की देखरेख हो रही थी, तब तुम कहाँ थे? आज तुम संख्या बल भेड़ बकरियों की तरह अपनी तादाद बढ़ा करके हमारे सामने संख्या बल का राग लापते हो। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, संविधान ने हमें जब समानता का अधिकार दिया है तो परेशानी किस बात की है? यही तो देश का सबसे बड़ा झूठ है कि संविधान ने समानता का सबसे बड़ा अधिकार दिया। आर्टिकल 13 कहता है, एनीथिंग दैट इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स इज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। आपके मौलिक अधिकारों के विरोध में कोई भी नियम कानून पारित होता है तो उसे निरस्त माना जाएगा।
आरंभ से ही बेकार माना जाएगा। लेकिन उसी में आर्टिकल 16 के तहत 16(4) के तहत आप क्या देते हैं, अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, सकारात्मक भेदभाव। अरे सकारात्मक भेदभाव हम सहने को तैयार हैं, कई साल, एक टाइम लिमिट तय कर दो, घोषणा कर दो कि 1000 साल तक हमको आरक्षण चाहिए, हम अपाहिज हैं। अरे दुई हाथ तुम्हारे भी हैं, दुई हाथ हमारे, हाथ पैर वैसे हमारी ही तरह दिखते हो, हमारी तरह बोलते हो, हमारी तरह चलते हो, तुमको विशेष व्यवस्थाएं, तुमको आर्थिक सहयोग चाहिए, लेकिन नहीं, नेताओं के पीछे भग रहे हो, देश को कमजोर कर रहे हो। बिना डिग्री तुमको डॉक्टर बनना है, बिना योग्यता तुमको बड़े बड़े पद पर आसीन होना है। तो ये सब जो है संविधान में, तो अब मुझे तो लगता है इस संविधान की हमको जरूरत नहीं है। जब तक ये संविधान रहेगा, हमको आधिकारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, हमको धर्मनिरपेक्ष बनाया है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप अपने धर्म से निरपेक्ष हो सकते हैं? पत्रकार बंधु आप बताइए, आप अपने धर्म से निरपेक्ष हो जाएंगे? निरपेक्ष होने का मतलब आप अपने धर्म को ना मानिए। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, हम नहीं हो सकते। बताइए, किसी मुस्लिम से पूछिए कि आप सरिया से देश चलाना चाहेंगे कि संविधान से, कोई सरिया से। किसी क्रिश्चियन से पूछिए कि आप क्रिश्चियनिटी त्याग सकते हैं कि नहीं त्याग सकते, तुरंत कहेगा हम क्रिश्चियनिटी नहीं छोड़ सकते। अरे तो आप कहे धर्मनिरपेक्षता की भांग केवल हिंदुओं को खिलाई गई है, मतवाले हुए रहिए, आपके पैर के नीचे धीरे धीरे जमीन खिसकाई जा रही है। देश आजाद हुआ, धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया था, आपने पाकिस्तान एक टुकड़ा दे दिया, बांग्लादेश भी आपका चला गया। फिर वक्फ बोर्ड के पास आज देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीनें कहाँ चली आई? कांग्रेस ने इस कानून को 1995 में, देखिए, वक्फ बोर्ड को और मजबूत बनाया गया, मनमाने ढंग से उसने जमीनों पर दावे ठोके, उनको हथियाया। कौन जिम्मेदार है इसका? आज का हिंदू अपमानित है हर मोर्चे पर, और हिंदू समाज जब अपनी मांग करता है तो उसको कई वर्गों में बांट दिया जाता है। 72 फिरके हैं इस्लाम में, सुन्नी शिया एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, लेकिन उनको आप कभी इसके लिए किसी मुस्लिम समुदाय को आपने आरक्षण खिलाफ धरना देते देखा ना? आप लंबा समय होगा पत्रकारिता में, आपने देखा कहीं संघर्ष करते हुए? वो इन सब में नहीं लगा है, वो बस 2 बच्चे वाले टैक्स देंगे, 12 बच्चे वाले सब्सिडी लेंगे, इसी खेल पे है। आप बच्चों को बढ़िया पढ़ाइए लिखाइए, नौकर बनाइए, सरकारी कर्मचारी बनाइए, वो 20 ठो पैदा करेंगे, कल सरकार बनाएंगे, और आपके बच्चे उन्हीं के नीचे काम करेंगे। यही सिस्टम है उनका। हम दो, हमारे गिन लो, यही सिद्धांत है उनका। और आप गिनती नहीं कर पा रहे हैं उनकी, कैसे गिनती बढ़ती चली जा रही है। हम लोग बार बार कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आइए, देश को मजबूत बनाइए। पहले देश बचेगा तब तो ना राजनीति होगी, लेकिन ये चंद कुर्सी के कीड़े इस देश को खा जाएंगे। क्यों नहीं लाए मोदी जी? काहे लाएंगे भाई, क्यों लाएंगे? उनका कुकुर काटे है, तब कैसे कहेंगे भाइयों बहनों? ये नहीं कहने पाएंगे ना। बंगाल में गए हैं तो झालमुड़ी और भेलपुरी के चक्कर में खड़ा है हुआ। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि बंगाल में सबसे ज्यादा घुसपैठ हुई है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आपके पैर के नीचे जमीन खिसक रही है, उसके लिए आप कोई कानून लाए? 15,000 किलोमीटर की भारत की सरहद है, उसकी सुरक्षा आप कर पाए? आप कह देते हैं उधर से घुसपैठ, वहां से फेक करेंसी आ रही है, हवाला ट्रेडिंग हो रही है, असलहे आ रहे हैं, रोक पा रहे हैं आप? नहीं रोक पा रहे हैं। उस उद्धार नहीं, 10 रुपए गए नोट वोट दिखावत रहे, वीडियो हम देखन है, गए झालमुड़ी खरीदत रहे, भेलपुरी खाता है। और इनका एक सांसद है रवि किशन गोरखपुर का, वो कह रहा है कि अरे टीएमसी वाले गलत फैला रहे हैं, 4 मई के बाद हम लोग और जगह से मछली पकड़ पकड़ के लाएंगे, इनके पोखरा तालाब में भर देंगे और मच्छी भात खाएं। अच्छे मच्छी मुर्गा, ये फूड पॉलिटिक्स हो रही है। क्या बंगाल की बुनियाद समाज में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की बात नहीं होनी चाहिए थी? आम जनता को ये सब जुमले नहीं चाहिए। आम आदमी अपने घर से निकलता है, शाम को अपने घर कमा के आता है, टैक्स पर टैक्स, तरह तरह का टैक्स लगा करके आपने उसको एकदम उसका तेल निकाल रहे हैं, उसको आप ना रोजगार मुहैया करा पा रहे हैं ना। आप ये बताइए, अगर आपको मैं मछली खिलाना चाहता हूँ तो मछली आपको रोज दूं, वो अच्छा है कि आपको मछली पकड़ना सिखा दूं? बेहतर तो ये होगा कि आप आत्मनिर्भर बने। अब बेरोजगारी दूर करने के बजाय बेरोजगारी भत्ता ले लियो, यह ले लॉलीपॉप, एका खाओ भूल जाओ, वहीं चुनाव हमें वोट दो, आगे देखा जाए। यही तो सिस्टम है। आप किसानों को, किसान भिखमंगा नहीं है, वो अन्नदाता है, वो मेहनत करता है तब तुम्हारा पेट भरता है। और तुम कह रहे हो कि हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। अरे 4 जूता खींच मारे रहो, कह दो अब तुम्हारा सम्मान होता है, लियो 500 रुपया दे लो थैली में। आप सीधे तौर पे अपमानित कर रहे हैं।
मतलब सरेआम आप हमको बेइज्जत कर रहे हैं और अकेले में आप हमसे माफी मांग रहे हैं कि खातम तोरे 500 रुपये आएंगे, देखो किसान सम्मान निधि हो गई। जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हमारी सरकार जब दूसरे टर्म में आ रही थी, उन्होंने कहा था कि पूरी देश की जो पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सब की सीमा की हम बाउंड्री बनवाएंगे। बनवाइन तो बनी कवरेज की ना आपकी ना है बन गए हुए भैया, कवरेज के हो तो मुंह दिखाओ, मुंह देख ले। ये बताइए गुलशन जी, हम देख रहे हैं जिसको भी नेता बनना हो आजकल, सीधी सी बात है, एक दूसरे को गाली देना शुरू कर दो। कोई न महापुरुषों की बात करता है, न तो रोटी, न रोजगार, न बेरोजगारी, न नाली, न गंदे पानी की बात करता है। ऐसे नेता बनना चाहिए, ऐसे नेता देश का उद्धार करेंगे। बताइए आप। नेता वो जिसमें नेतृत्व की क्षमता हो जी, और आप कह रहे हैं गाली देना शुरू कर देते हैं। हाँ। जिसके पास जो होगा वही देगा ना। उसके पास गाली हो, गाली दे रहा है। अब हमारे हाथ में ढेला हुए, हम ढेला मारा, फूल रहे, फूल दिए बाप का, तो उनके लगे वहाई भाई, जेके लगे ढेला है, आपको लगे जाओ ढेला में खावे करबो। आपको तय करना चाहिए। जनता भ्रष्ट है भैया। जनता पहले नेता पैदा कहाँ से हुआ? मंगल ग्रह से तो आया नहीं, हमारे आपके बीच से ही निकल के गया। तो आप देखो 10 गाड़ी काफिला लेके जाता है तो पकड़ के लटक गए हो आप कि बड़का जबर नेता ही नहीं हुए, पीछे भाग ले हो आप। भाई आपने काफिले से, गाड़ी से, हुजूम से आपने देखा ना कि वो नेता है, और फिर कहते हैं कि हमको अच्छे प्रतिनिधि नहीं मिलते। कैसे नहीं मिलते? समाज में बहुत से ईमानदार लोग चुनाव लड़ते हैं, आप लोग उनको उनकी तरफ देखना पसंद नहीं करते हैं। पहले अपना भ्रष्टाचार दूर करिए। गले तक डूबे हैं खुद भ्रष्टाचार में और चाहते हैं लोकतंत्र की तस्वीर आपको साफ नजर आए, ये संभव नहीं है। प्रशांत किशोर जी को लोग हरा दिए और उसके बाद जब ये सम्राट चौधरी बन गए तो बोलते हैं 7वीं फेल है। नहीं, प्रशांत किशोर ने एक प्रयास किया कि वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए और जनता को जागरूक किया जाए। वो इस कड़ी में हो सकता है चुनाव न जीते हुए हो, लेकिन काफी हद तक वो कामयाब हुए हैं। फिर से वो प्रयास करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, मेरा जो मानना है। लेकिन जो हार हुई है प्रशांत किशोर की नहीं हुई, वो हार बिहार की जनता की हुई है, जिसने रेवड़ी कल्चर को अपनाया। अब फिर वो दिहाड़ी करे जाई हैं, फिर बस ट्रेन में लटक के दिल्ली, बम्बई, कर्नाटक निकल जाई हुआ दिहाड़ी करी हैं और लिट्टी चोखा खाई हैं। इससे ज्यादा उनका कोनो भविष्य नहीं है। कौन है सवर्ण? सवर्ण वो है जो सभी वर्णों को या किसी को भी अपने से छोटा नहीं मानता, जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। सवर्ण में आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय मिले, अक्सर उन्हीं की बात की जाती है। जब बात सवर्ण की आती है तो ब्राह्मण वो जो सब में ब्रह्म को देखे, जो नर में नारायण को देखे, जो किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव न करे। ब्राह्मण चांडाल के यहाँ भी कथा कराने चला जाता है, राजा के यहाँ भी कथा कराने चला जाता है, अगर ब्राह्मण है तो। और क्षत्रिय देखता ये नहीं देखता हमारी प्रजा किस जाति की है, इसमें किसकी रक्षा करना है। वो अगर लड़ने गया तो अपनी प्रजा के लिए, अपनी राज्य के लिए लड़ने गया और सब के लिए अपनी गर्दन कटाया। तो ये जो हमारे समाज को का बिखराव है, हम आपस में बिखर गए, टूट गए। अब यहाँ 10 लोग खड़े हैं, नेता आया कहा 4 हमारे बिरादरी का हैं तो 4 वोट तो हमारा पक्का है। अभी कहा है कि जो यादव बिरादरी है भैया, इसका बहुत शोषण हो रहा है, ये सब पंडितवे ठकुरवे बहुत इनका शोषण कर रहे हैं। अब उसको 4 वोट मिल गया, उसमें से बाकी अन्य जातियों में वो जीत गया चुनाव। आपको समझना होगा कि नेता आपकी भावनाओं के साथ, आपके समाज के साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है। वो तो चला गया विधायक, सांसद, आपने उसको बना दिया, लेकिन आप अपने पड़ोसी से क्या दोबारा बात कर पाएंगे? क्या जो आपका अपना तो था पहले, बाबा दादा के जमाने से सब लोग साथ रहते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे, क्या वो रह पाएगा? इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड आपको बताए तो भूमाफिया है। भूमाफिया है वो देश का, अघोषित भूमाफिया है। हमारी सरकार होती तो सबसे पहला काम यही करते कि भैया तू कहाँ से आएगे हो, पर तुम्हें पाकिस्तान दे दें, बांग्लादेश दे दें, तुरे खाला कया ले लेवे का, यहाँ कैसे आएगे हो? ये सब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। लाए तो थे मोदी जी, जो इन्होंने अमेंडमेंट लाया है इस पर मनमानी रुकी है। मेरा कहना है कि चोर चोरी करके भागत रहा, जौन चोराए के लेके भाग वो का आप पकड़ ले, चोराए नहीं पावा, लेकिन जितनी चोरी पहले के है वो का वसूली कहाँ से हुई? हमारा प्रश्न ये है कि वक्फ बोर्ड ने अब तक जितनी जमीनों पर अंधा दावा करके उसको हथियाया है, उसकी जांच कब होगी, उसकी रिकवरी कब होगी, इस पर भी तो काम किया जाना चाहिए। हमने आपको सरकार से केंद्र में बिठाया, हमने आपको राज्य में बिठाया, डबल इंजन की सरकार बनवाई दी, अब का ट्रेन लेके घूमे लगबो?
SC ST कैटेगरी किसने बनाया गुलशन जी? SC ST कैटेगरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है और इस कैटेगरी में हाँ। हमारे यहाँ ये जाति ये जो कैटेगरी हमने नहीं बनाई है, उसी समय इसको बनाया गया। वो अंग्रेजों के मानस पुत्रों ने इसको हूबहू, आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है उसका 70% आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है लगभग 70% चीज़ें आपको घूम फिरा के वही मिलेंगी। तो उन्हीं की है। पहले अंग्रेजों ने आपको पिछड़ा बनाया, फिर उसको श्रेणीबद्ध किया और उस पिछड़ेपन को स्थायी रूप से आपके माथे पे चिपका दिया कि भैया 5000 साल पहले तो पिछड़ा रहो, 5000 साल आगे तो पिछड़ा रहो, तुम्हारा विकास नहीं हो सकत, तुम्हारा विकास हो ही नहीं सकता। अब मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए, छाती पीट के कहा भैया मैं बहुत पिछड़े समाज से आता हूँ, अरे प्रधानमंत्री हो गए वो बहुत पिछड़ा हो, तो काम मंगल ग्रह का स्वामी बनबा? कहाँ तक जाना चाहते हैं आप? और जो लोग SC ST OBC कम्युनिटी में हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप के BTS ब्याह कर ले हैं तब जाके सामान्य हुई हैं भाई। ये स्थिति है। तो इस पे जनता को मंथन करना पड़ेगा कि नेता हमारे दिमाग से खेल रहे हैं, नेता हमारे दिमाग से खेल रहे हैं। हमको अब ध्यान देना पड़ेगा कि भारत इस तरह की काट छांट और इस तरह की विभाजनकारी अलगाववादी नीतियों से आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारे यहाँ बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, आपसी प्रेम सहयोग होना चाहिए और सभी वर्गों का। हमारी समस्या जाति से नहीं है, जातिवाद से है। सब जातियों के लोग यहाँ खड़े हैं, क्या समस्या है भाई? जो जिसकी जो क्षमता है अपने हिसाब से वो काम कर रहा है। क्या कहते तो हैं आप लोगों ने जाति फैलाई ब्राह्मणों ने, तो कहे जात प्रमाण पत्र बनवाओ तहसील चला जाते, हमारे लगे आवा करें। अगर जात हम बनाए हैं तो जात प्रमाण पत्र तहसील बनवाओ कहे चला जाते, बहुत खर्चा करत हो कि तई दौरत धूपत और वही लेके सगरों लाभ उठावत। हमारे लगे कहे नहीं होते, हम बहुत पंडित होई, ऐसा नहीं। जातियाँ, आप एक सैपियंस एक पुस्तक है, उसको आप पढ़ेंगे तो आप ह्यूमन हिस्ट्री को आप पूरा पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जातिवाद का जो ठीकरा ब्राह्मणों के सर पर फोड़ दिया है ये सामाजिक बुराई है। और जात का मैंने बताया, जाति वो शुरू में वर्ण व्यवस्था थी, हम लोग जिस काम को करते थे उसी के अनुरूप हमारी जातियाँ निर्धारित हो गई। ब्राह्मण ज्ञान लेना मतलब शिक्षा लेना, शिक्षा देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, ठीक है। इन सब चीज़ों में वो थे तो इसलिए वो ब्राह्मण हो गए। क्षत्रिय धर्म के लिए लड़ते थे, योद्धा थे, वो क्षत्रिय हो गए। जो वाणिज्यिक गतिविधियों में लिप्त रहे वो वैश्य हो गए। जो दस्तकार, शिल्पकार, कलाकार और क्या क्या श्रमिक वर्ग हुए वो ये हो गए। आज मैं आपसे एक बहुत बढ़िया प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जो लोग वर्ण व्यवस्था को चुनौती देते हैं कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये नहीं होना चाहिए, इन चारों स्तंभ को हटा दीजिए। अब मैं पूछा, समाज में क्या इन चारों के बगैर काम चल सकता है? अगर किसी कंपनी का मालिक है तो क्या है, अगर वो पॉलिसी बना रहा है, पॉलिसी बना रहा है मतलब इंटेलेक्चुअल काम कर रहा है, यानी दिमाग का काम वो कर रहा है, और फिर उसका एग्जीक्यूशन कौन करेगा? फोर्स, जो वहाँ का प्रशासन होगा, वो आपका क्या होगा? क्षत्रिय। फिर आपका जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, बैलेंस, वो सब कौन देखेगा? मुनीम जी जो आपने, वो क्या हो गया? बनिया हो गया भाई, उसी का तो विकल्प है। और वहाँ का जो हाउसकीपिंग का काम देख रहा है, सैनिटेशन का काम देख रहा है, जो लेबर का काम देख रहा है, वहाँ लेबर हो गया। इन चारों के बगैर किसी भी समाज की व्यवस्था नहीं चल सकती है। हमने उसको अलग नाम दिया कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है। किसी व्यवस्था को हटा लीजिए, आप किसी लेबर को उठा करके चलिए कोर्ट में खड़ा करिए, वो बहस करे, कैसे करेगा भाई? उसकी क्षमता दूसरी है, किसी बुद्धिमान की क्षमता अपनी। हम अपने गुण कर्म स्वभाव के हिसाब से समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। आपके पास ज्ञान है, कौन आपको रोक पाएगा? किसकी क्षमता है आपके साथ भेदभाव करेगी? संविधान तो भेदभाव कर रहा है, तुष्टीकरण कर रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि संविधान को आप लोग, इस संविधान की हमको आवश्यकता नहीं है, फिर से समीक्षा होनी चाहिए, एक नए सिरे से संविधान लिखे जाने की आवश्यकता है। मंडल वर्सेस कमंडल, देखिए ये मंडल कमीशन जब से चला है तब से पिछड़ा वर्ग की राजनीति, अगड़ा वर्ग की राजनीति सन 90 से ही जोड़ ले तो आज हम लोग 2026 में खड़े हैं। एक छोटा सा प्रश्न है कि इतने वर्षों में कितने पिछड़ों को अगड़ा बना पाए आप, और नहीं बना पाए तो कौन राजनीति के हो?
ये जनता को सवाल पूछना चाहिए कि हमें पिछड़ा घोषित किए हो है, और उसमें संविधान हमको एक प्रमाण पत्र देता है कि हम पिछड़े हैं, तो अगड़े कब बनेंगे? ऐसा कहीं लिखा है, उल्लेख है कि भाई इतने समय बाद तुम हो जाओगे। आज कोई बच्चा पैदा होता है तो हम लोग जानते हैं 25 साल में एकदम पूरा युवा हो जाएगा। ये कब सब आत्मनिर्भर हुई हैं, सबल हुई हैं, यह तो कोनो निर्धारण हो चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर मंथन की जरूरत है। अब सबसे बड़ा सवाल, आज 2027 विधानसभा चुनाव आ रहा है। आप ये देख रहे हैं कि जब से यूजीसी एक्ट आया उसके बाद से तमाम यूजीसी, पहले मैं यहाँ पे टोक दूँ आपको जी, यूजीसी कोई बिल नहीं है, यूजीसी कोई एक्ट नहीं है, यूजीसी एक रेगुलेशन है, रेगुलेशन जो 2026 में आया जी। ओके, तो जब से रेगुलेशन जो आया यूजीसी रेगुलेशन 2026 जी, तब से जो सामान्य वर्ग है वो कहीं ना कहीं ये कहता है कि हमें अपराधी घोषित कर दिया गया है। बिना हाँ, सामान्य वर्ग हर मोर्चे पर संवैधानिक भेदभाव का शिकार है, हाँ, अपमानित है, और वो जब अपने बच्चों को पढ़ने के लिए उच्च शैक्षिक संस्थानों में भेजता है तो वहाँ ये जो अभी रोहित वेमुला की बिल की बात हो रही थी उसमें 10 लाख रुपए तक पेनाल्टी तय हुई है। मतलब कॉलेज की फीस जैसे तैसे भर के अपने बच्चों को वो पढ़ाएंगे सामान्य वर्ग वाले, और वहाँ एक आरोप लग जाएगा, पेनाल्टी भी भरेंगे, जेल भी जाएंगे। अरे भैया, सीधे तौर पे कह दियो तू भारत का नागरिक हो, नागरिक ना हो, यूरेशिया से आवा हो, छोड़ के जाओ। यस काहे हमें सबका बांध के मारा था, जबरा मारे रुए न दिए। इस तरह का भेदभाव क्यों कर रहे हैं? और यूजीसी रेगुलेशन का सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल रहा है। जहाँ जहाँ चुनाव होने थे इन्होंने देखा कि किस वर्ग के लोग कौन कौन से हैं, और जनता जानते ही है, जनता खुद रेबड़ी कल्चर में गले तक डूबी है। आज भी गांव में आप वोट मांगने हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, और बतौर प्रत्याशी जब गांव में हम लोग जाते हैं जहां आपको अच्छी संख्या में पब्लिक मिलती है तो कहा भैया ऐसा है, हमें इतना चाहिए, नोट बढ़ते हैं, साड़ी कपड़ा पायल ये सब बढ़ता है, तरह दारू भी बढ़ती है, अगर दारू नहीं पिलाएंगे। एक बहुत अच्छे क्षेत्र के व्यक्ति थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो हार गए थे, और एकदम निकम्मा व्यक्ति चुनाव जीत गया था। कारण ये था कि डरम की डरम दारू पिलाया था, एकदम पूरा खुला भंडारा हुआ था। चुनाव के बाद खैर दारू नहीं पिलाया है, अब तो प्रधान हो गया है, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहा है। लेकिन ऐसे ही आपका लोकतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र बिक चुका है, लोकतंत्र यहाँ कभी रहा ही नहीं। इससे बड़ा मिथक कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी और प्राइवेसी इंडिया में पूरी तरीके से मिथक है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। इस और अगर डेमोक्रेसी को, अभी आज़ादी अधूरी है, हमको आपको मिलकर के एक बड़ा आंदोलन करना होगा देशव्यापी। और जब तक डेमोक्रेसी की सफलता के लिए, जैसे अक्सर कहा जाता है कि एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, अनलेस यू आर एजुकेटेड यू कांट सर्वाइव इन डेमोक्रेसी। और रिवोल्यूशन के लिए भी फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ रिवोल्यूशनरी इज टू बी एजुकेटेड। जब तक हम लोग शिक्षित नहीं हैं तब तक हम न क्रांतिकारी बन सकते हैं, न लोकतंत्र के प्रहरी बन सकते हैं। इस ओर हमको ध्यान देने की जरूरत है, और ये समाज की सामूहिक समस्याओं का निदान समाज की सहभागिता से होगा। किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। देश में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए हर व्यक्ति को बिना पूर्वाग्रह के, बिना पूर्वाभास के सुशिक्षित होना पड़ेगा, और वास्तविक मुद्दों पर नेताओं की, दलों की, व्यवस्था की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। अन्यथा हम लोग भीड़ तंत्र का हिस्सा हैं, भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, परिणाम इसका कुछ नहीं। जी, हम बात कर रहे थे कि यूजीसी रेगुलेशन के बाद बहुत सारे श्रवण जो प्रोटेस्ट किए, उसके बाद से कई पार्टियां बन गई। अब अपनी अपनी डफली, अपने अपना राग। तो ये अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग से जो मोटो था कि हम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, उस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली जो मुहिम थी उसको क्या मजबूत कर पाएंगे, या जो 2027 का जो इलेक्शन होगा असेंबली का, यूपी का, उसमें क्या सफलता मिलेगी, क्या है सर? ये देखिए, देश का सामान्य वर्ग लंबे समय से संवैधानिक भेदभाव का शिकार रहा है। हाँ। जरिए आरक्षण, जरिए SC/ST एक्ट, और अब पानी, और तब यूनिवर्सिटीज़ में रोस्टर, ये सब तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अब पानी सर से ऊपर हुआ जब यूजीसी रेगुलेशन भी आया, जब हमारे बच्चों को भी अपराधी घोषित करने की, काट छाट करने की कवायद शुरू हुई, तब सामान्य वर्ग,
आज़ादी के बाद आप देखेंगे तो देश का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, हम लोग सड़कों पर आए और कहीं न कहीं सामान्य वर्ग ये भी सोचने पर विवश हुआ कि सभी वर्गों का, सभी जाति वर्गों का दल है, उनके नेता हैं, उनकी बात करने वाले नेता हैं, लेकिन सामान्य वर्ग जो है फुटबॉल की भूमिका में दिख रहा है, पेंडुलम की तरह इधर उधर झूल रहा है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमें एक अपना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म खुद का तैयार करना होगा जहां हमारी आवाज़ को सशक्त मंच मिले। लेकिन हो क्या रहा है, इसमें कुछ लोग जेन्युइन प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग विपक्ष के द्वारा प्रायोजित हैं और केवल चुनावी गेम खेलने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे इंटरनल इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास भी आती है। हमारा सबसे पहला कंसर्न था कि हमारा समाज जो संगठित हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो, गैर राजनीतिक संगठन हो, सबको एकजुट करके चुनाव लड़ा जाए, हमारे अपने प्रतिनिधि हमारी शर्तों पर जो चुने जाएं, वो विधायक और सांसद बनकर जाएंगे, तब अब सही बात उठाएंगे। क्योंकि सामान्य वर्ग का कोई भी प्रत्याशी, कोई भी प्रतिनिधि सदन और विधानसभा में होगा तो अपनी बात नहीं करेगा, वो समाज की बात करेगा। ये ताकत है सामान्य वर्ग की, क्योंकि अपने लिए कुछ नहीं मांगेगा, वो समाज के लिए, देश के लिए मांगेगा, धर्म के लिए मांगेगा। तो हम ऐसा चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी जो आपसी फूट है उससे हम बहुत बुरी तरीके से, मुझे नहीं लगता कि फिर हालिया कोई अच्छा परिणाम मिलने वाला है। सुधांशु त्रिवेदी हो गए, निशिकांत दुबे हो गए, खूब दहाड़ते हैं, टीवी पर हो गया, संसद में हो गया, कोई नहीं दिख रहा अभी। असल में ज्ञान गूगल के पास भी बहुत है, लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए। आप कितना जानकारी रखते हैं इससे लोगों को कोई मतलब नहीं। 1 मिनट में आपसे ज़्यादा जानकारी गूगल मुझे बता देगा। महत्व ये रखता है, आपकी पहचान आपके काम से होती है, आपके नाम से नहीं होती। अगर इनका काम, आप किसी भी दल में हो, उसकी गलत नीतियों का विरोध करना चाहिए था। सुधांशु त्रिवेदी जी ने यूजीसी रेगुलेशन का विरोध क्यों नहीं किया? निशिकांत दुबे ने यूजीसी रेगुलेशन का विरोध क्यों नहीं किया? और नहीं किए तो ये भी वही गद्दार सवर्ण सांसद और विधायक हैं, प्रतिनिधि हैं। हम इनको अपना नहीं मानते हैं, समाज से इनको बहिष्कृत किया जाना चाहिए। ये देश के लिए घातक हैं। ये देशघाती नीति कोई आती है, कोई व्यवस्था आती है तो उसको आपको मुखर होकर कहना चाहिए। इतिहास हमेशा बागियों का होता है, दलालों चाटुकारों का कोई इतिहास नहीं होता। जी, अंतिम सवाल, 2027 में किसकी बनेगी सरकार? अब हम तो ज्योतिष हैं नहीं, सरकार उसी की बनेगी जिसको जनादेश मिलेगा, जिसको जनता तय करेगी। लेकिन आज भी जो एक बड़ी चुनौती है, जनता आज भी जातीय समीकरण को देख रही है। उसको लग रहा है मेरी जात का नेता जो चुन लिया जाएगा वो मेरे लिए सारे काम करेगा। लेकिन मैं उनको बता दूं, जो आज आपका वोट खरीदेगा, चाहे जैसे छल बल प्रलोभन किसी भी तरीके से आपका वोट जो खरीदेगा, वो कल आपके भविष्य को बेचेगा, आपके भविष्य को भी बेचेगा, आपके बच्चों के भविष्य को भी बेचेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारी आपके माध्यम से जनता से अपील है कि आने वाले चुनाव में जो नेता आपके पास वोट मांगने आते हैं, उनसे पूछिए कि पिछले 5 साल में आपने शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार में क्या काम किया। हमें न बताओ हमारे जात के नेता हो या कब बताओ ना आयो, ये नहीं होना चाहिए। आप अपने लिए जो है दामाद नहीं खोज रहे हैं, आप अपने लिए कहीं रिश्ता करने नहीं जा रहे हैं जो जात देख रहे हैं। ये देश का भविष्य है, समाज का भविष्य तय होना है। तो वहाँ नेता चुन रहे हैं, नेता जिसमें नेतृत्व की क्षमता हो, हमारी जात का हो, बकलोल हम काहे उसको चुन लें, किसी भी जात का हो। अगर समाज का, देश का नेतृत्व कर सकता है तो हम लोग उससे सुधार करेंगे। भाई मोदी जी को हम लोगों ने क्यों चुना था? मोदी जी की जाति के लोग देश भर में कितने हैं? अगर हम लोग जातिवादी होते तो मोदी जी की कास्ट सेंसस आप निकलवा लीजिए, आप देख लीजिए मोदी जी की कास्ट के लोग कितने समाज में, 1% भी मुश्किल से नहीं निकलेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया ना, हम लोगों ने उनको सत्ता में आसीन किया ना। वही आप योगी जी को देख लीजिए, क्यों हम लोग उनको माने? क्योंकि आपका काम अच्छा दिखा, आपकी विचारधारा अच्छी लगी, हम लोग आपको लेकर के आए। अब आप हमें विपथगामी लग रहे हैं, हमें लग रहा है कि आपके साथ हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो हो सकता है कि सत्ता, समय, ये सब परिवर्तनशील है, हम नहीं चाहेंगे तो भी बदलाव होगा। आप कितना भी अच्छा कर लेंगे, सूरज चांद को भी ग्रहण लगते हैं। आपकी क्या स्थिति है, आपकी क्या बिसात है? बदलाव तो होगा, निश्चित होगा। और हम लोग बस यही चाहेंगे, बदलाव सदैव सकारात्मक हो, ताकत, सत्ता हमेशा समाज में अच्छे लोगों के हाथ में हो, ताकि समाज अच्छा हो। क्योंकि दुष्टों और गलत लोगों के पास अगर ताकत जाएगी तो समाज में अराजकता फैलेगी और वो सबके लिए अच्छा नहीं होगा। संसद में अभी मोदी जी महिला आरक्षण बिल लाए थे,
हालांकि वो 2023 में ही पास हो गया था, जी। लेकिन अभी जो चर्चा चल रही थी उसके बाद ही यूपी के जो महोबा या बांदा की बात है, वहाँ पर एक अनुपमा तिवारी नाम की महिला के साथ जो कहा गया या जो बातें निकल करके आ रही हैं, हाँ, वो मैं जान रहा हूँ जी। कि उन्होंने आरोप लगाया हाँ, कि जो जिला अध्यक्ष था ये कह रहा था कि हम हमारे साथ सो जाओ तब तुमको टिकट उकट दिला देंगे, ऐसा कोई बयान था हाँ। उनका। जब कोई महिला मुखर होकर के अपनी अस्मिता की परवाह न करते हुए पब्लिकली इस बात को कह रही है, तो सबसे पहले तो उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए। तब नहीं जांच, अभी जांच नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी भाई, क्यों नहीं होगी? इतनी बड़ी बातें सामने आई हैं समाज के, और नारी सशक्तिकरण का दावा रखने वाले, ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम को सिरोधार रखने वाले लोग आज क्यों चुप हैं? सीधे तौर पर उस व्यक्ति के जांच होनी चाहिए, उसको पहले पद से हटाइए, उसको उस पद पर इतना गंभीर आरोप लगे, आप पद पर यथावत बने रहें, ये ठीक नहीं है। उसको हटाइए, जांचोपरांत दंडात्मक कार्रवाई करिए अगर वो दोषी पाया जाता है तो। अगर वो महिला SC ST होती जी, और वो कोई ब्राह्मण होता जिलाध्यक्ष, तो हाँ, तब तो फिर पूरे देश में आप बवाल मच गया होता, जातीय तूल पकड़ लिया होता, आग लग गई होती चारों तरफ, तमाम लिब्रांडू जो हैं इधर उधर घूम करके छाती पीट रहे होते, कह रहे देखिए भैया मनुवादियों ने ये किया, मनुवादियों ने वो किया, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम ऐसा सहन नहीं करेंगे। अरे तू अम्बेडकरवादी हो, अम्बेडकर वाला द्वारा लिखी गई एक्को किताब पढ़े ना हो वो, और जिनको आप मनुवादी कहते हैं उनका मनुस्मृति में पहले पन्ना में क्या लिखा उनका खुद ही नहीं पता। क्यों मनुवादी का आप पकड़ लियो, जिसको आप मनुवादी मानते हो, मनुस्मृति के पहले पन्ने में क्या लिखा है उसको नहीं पता। लोग व्यवहारिक रूप से जीवन अपना चला रहे हैं, कोई पढ़ लिख नहीं रहा है। कितने लोग हैं जो धर्मशास्त्रों को पढ़ रहे हैं, वेदों को पढ़ रहे हैं, क्षमता नहीं है। तो कहने का मतलब यही कि अनुपमा तिवारी की जगह कोई SC ST महिला होती, और जो वहाँ का जो जिलाध्यक्ष है, जो कुशवाहा कहा जाता है, वो अगर कोई ब्राह्मण होता तो अभी तक उसकी गिरफ्तारी हो गई होती और पूरे देश भर में बवाल मचता। बिल्कुल मचता, है ना? आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे कि भैया अगर थोड़ी भी शर्म बची हो तो इतना गंभीर आरोप सामने आया है, उस जिला अध्यक्ष को तुरंत पदच्युत करिए और एक जांच बिठाइए, और दोषी पाए जाने पर ऐसी कार्रवाई कीजिए कि नजीर बने। बेटियां अगर सुरक्षित नहीं है, यत्र नारस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान है वहीं पर देवताओं का निवास है, और जहाँ नारी का सम्मान है वही सभ्य समाज की आधारशिला है। हम लोग इसी को मानने वाले लोग। बहुत बड़ी बात। और कुछ हो गया?